नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताएंगे एक बार सभी बच्चे। चलिए, आपकी पढ़ाई शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त चल रही होगी। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, कर रहे होंगे। आपकी सुबह वाली जो क्लास जो डेली होती है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका अपने परिवार पाठशाला 247 में। एक बार सभी बच्चे जो है क्लास से जुड़ जाएंगे। आपकी सुबह वाली क्लास का आगाज हो चुका है। जोरों शोरों से कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे और अपने नोट्स बनाना जो है स्टार्ट कर देंगे। अपने नोट्स जो है एक अपने हैंड रिटन में अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको अपना जो रिजल्ट जो है बहुत बेस्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं क्लास से जुड़ जाएंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे बैटरियां, जहां से कि प्रश्न पूछा जाता है थियोरेटिकली। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है एग्जामिनर का, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर भैया उसको पता है कि हमारा ये चैप्टर ना इतने मार्क्स का होता है। जैसे मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं ना, तो ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। अब 7 मार्क्स में ना, 7 मार्क्स में इसमें से जो बनने का जो तरीका जो होता है ना, वो तरीका ये होता है कि 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक न्यूमेरिकल डिजाइन होगा आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आना तय है। अब वो कहां से आएगा, या तो वो नरस्त समीकरण से आएगा, ठीक है, या तो आपका नरस्त समीकरण से आएगा, या कहां से आ जाएगा, या आपकी जो वैद्युत अपघटनी विलयनों की जो चालकता थी वहां से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता, इससे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मतलब 2 ही टॉपिक हैं। या छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछेगा 2 मार्क्स का, तो वो पूछेगा आपका कोलराउस के नियम से। और कहां से पूछ लेगा, या तो कोलराउस के नियम से पूछ लेगा, और कहां से पूछ लेगा, और पूछ लेगा आपका ये कोलराउस का नियम हो गया, और इसके बाद कौन सा हो जाता है, एक होता है आपका फेराडे। ठीक है, ये फेराडे वाला नियम। यहां से 2 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल बनने की संभावना होती है। इस प्रकार से बन गया। अब मानो ये 3 मार्क्स का उन्होंने बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया। अब उनके पास बचे 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स में वो पूछेंगे परिभाषाएं। जैसे परिभाषाओं में जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर बता दीजिए, या आपका कोई प्राथमिक सेल का कोई सेल पूछ लिया आपका, ठीक है, उनमें से कोई पूछ लेता है। संचारण को परिभाषित कीजिए, विद्युत लेपन को परिभाषित कीजिए। 1 मार्क्स की परिभाषा 2 मार्क्स में बन गया। ठीक है, या आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना देते हैं, कभी कभी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया इसमें से। ठीक है, 2 मार्क्स का एक थियोरेटिकली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो क्या बनेगा, वो बनेगा या तो बैटरियों से बन जाएगा, या आपका बन जाएगा कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, फेराडे का। एक तो कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, एक फेराडे के नियम को परिभाषित कीजिए, मतलब उसके अनुप्रयोग वगैरह जो भी है वो पूछ लेता है। और क्या पूछता है भैया, और बैटरियां पूछता है, और आपकी बैटरियां पूछता है। तो भैया ये जो 4 मार्क्स हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है आपका थियोरेटिकली बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और जो वही टॉपिक है जो आपको मैंने बताए, वही टॉपिक वही से पूछेंगे। वो डेनियल सेल के बारे में पूछ लेता है कि डेनियल सेल, तो थियोरेटिकली 4 मार्क्स में पूछने के उनके पास 4-5 टॉपिक होते हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं इधर उधर। डेनियल सेल, लवण सेतु के कार्य बताइए, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, एक सही डायरेक्शन में करनी है। तो भैया मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे सभी बच्चे मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब समझेंगे बैटरियां, जो कि मैंने बताया भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। पूछता है भैया आपका एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर आपका पूछता है। बताया क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल होती हैं आपकी, जो बैटरी होती हैं ये विद्युत ऊर्जा की स्रोत होती हैं। और बैटरी जो है वो आपकी
कहाँ पर, मतलब बैटरियों के रूप में हम क्या करते हैं, इन सेलों को प्रयोग करते हैं और इन्हें हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये वजन में हल्की होनी चाहिए, इनकी कीमत कम होनी चाहिए, ठीक है, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। इनका आकार भी छोटा होना चाहिए और स्थिर वोल्टता विद्युत धारा अधिक समय तक होनी देनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। ये प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की होती है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने ये बात डिस्कस कर ली थी और कहा था कि भी हम प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, मतलब आज वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, केवल एक बार होती है, अर्थात ये एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देते हैं और इन्हें पुनः आवेशित या मतलब पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो देखो, प्राथमिक सेल किसे कैसे, ऐसे प्रश्न बनता है, प्राथमिक सेल कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो भैया प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, जो एक बार यूज कर लिए जाते हो उसके बाद यूज ना करें। जैसे आपकी घड़ी में जो सेल पड़ता है ना, वो एक बार हमने यूज कर लिया, जब तक उसकी लाइफ है वो चला लिया हमने, उसके बाद उसे फेंकते हैं, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम, ठीक है। यूज किया और फेंक दिया, इसके बाद हम उसे ऐसा नहीं कि चार्ज कर लेंगे और फिर दोबारा से इसको यूज कर लेंगे। हम प्रैक्टिकल भी करते थे, क्या करते थे कि जैसे कि पहले उस समय में ना क्या आते थे, वो छोटे छोटे मोबाइल फोन आया करते थे मेलों में, और मेलों में वो लिए, अब उनके जो गाने चलते थे उसमें बटन दबाया, गाने चल गए, अब गाने चल गए, वो वीक हो गए। बच्चे जब होते हैं तो काम उससे लगे रहते हैं, उसका ऑपरेशन करे रहते हैं। उसके बाद उसमें एक लाइट भी जलती थी, अब भैया वो खत्म हो गई सेल। अब हम क्या करते थे, उसे धूप में रख दिया, क्या वो चार्ज होते हैं? नहीं। थोड़ी देर जैसे कि डाले, अरे यार तो चार्ज हो गए, वो चार्ज नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें बची, वो एक्टिवेट होकर के उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हम उन्हें फिर पुनः चार्ज नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती है। बात समझ में आई? तो देखो मैं आपको बता दूं, तो ऐसे ही वो ये सेल कौन से होते हैं, जो घड़ियों में डाले जाते हैं, ठीक है। आपकी जो दीवार घड़ी हो, चाहे वो आपकी हैंड वॉच हो, ठीक है, आपके जो रिमोट, जो टीवी फोन के, जो टीवी के जो रिमोट होते हैं, उनमें जो आप सेल का यूज करते हो, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक सेल है, मतलब जिन्हें हम एक बार उपयोग में लेके आए, इसके बाद हम इन्हें पुनः उपयोग में ना ले सके, ठीक है, वे आपके प्राथमिक सेल होते हैं। इन्हें सिर्फ हम एक बार ही क्या कर सकें, चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकें, उसके बाद आवेशित ना करें, उन्हें कर पाए, ठीक है। प्राथमिक सेल, ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है और कुछ समय के बाद ये कैसे हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, डेड सेल कहलाते हैं, मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं। उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है आपका शुष्क सेल, ड्राई सेल के जिसे नाम से जानते हैं हम। शुष्क सेल क्या होता है? देखो, शुष्क सेल को हम लेक लांसिक सेल के नाम से भी जानते हैं। लेक लांसिक एक क्या थे, आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रख दिया, इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रख दिया। जिसमें जिंक का एक बेलनाकार, देखो यहां पर ये क्या है, जिंक का एक बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार बाहरी पात्र में होता है, बाहरी पात्र में, देखो ये वाला बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार बाहरी पात्र में होता है, जो एनोड का काम, जो किसका काम करता है, आपके एनोड का काम करता है, जिसका किसका काम करता है, आपके एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के अंदर वैद्युत रोधी कागज, और क्या है इसके साइड में, जब जैसे कि आप जो सेल है ना, उसे जब तोड़ोगे ना, तो तोड़ेंगे तो क्या निकलता है, एक कागज भी निकलता है, उसमें एक कागज भी निकलता है। तो वैद्युत रोधी कागज का अस्तर होता है, जिसमें एक पीतल की टोपी युक्त, जिसमें क्या करते हैं, एक पीतल की ये जो यहाँ पर ये लगी होती है, ठीक है, टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़, ये आपकी ग्रेफाइट की छड़ है, ये आपकी ग्रेफाइट की छड़ जो चित्र के अनुसार रखे हैं, जो कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो, आपको जब सेल को हम तोड़ते हैं ना, जब सेल को हम तोड़ते हैं, ये उस पर आप लिखा होता है, जैसे एवर रेडी, या ये इसका है, ठीक है, उसका कंपनी का नाम लिखा होता है। उसे आप तोड़ोगे तो स्टील की एक परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है, वो इस वजह से कि भैया वो भीग जाए तो वो खराब बगार ना हो। उसे आप हटा दोगे ना, तो व्हाइट से सिल्वर कलर की सी क्या निकल के आती है, जो एनोड होती है, वो एनोड का काम करती है, जो क्या होगी है, वो एक लिखा हुआ है जिंक का बेलनाकार बाहरी पात्र होता है। क्या होता है? बेलनाकार, एक जैसे कि आपका ये मानो बेलनाकार है और इस पर एक मतलब सिल्वर कलर का सा
आप तोड़ के देखेंगे, यदि आपके पास कोई सेल बेकार हो तो आप उसके देख सकते हैं अपने घर। ठीक है, उसमें क्या लगा होता है अंदर, उसमें जब आप उससे और अंदर तक तोड़ोगे ना तो उसमें भीतर कागज लगा होता है, कागज लगा होता है, अस्तर लगा होता है। और इसमें जैसे देखो यहाँ पर ये ऐसे टोपी सी बनी हुई है ना, इसमें आपकी पीतल की या स्टील की, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए। ठीक है, ऐसी जो जंग वगैरह जल्दी ना खाए। ठीक है, तो युक्त टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ जो है, ये ग्रेफाइट की जो छड़ है काले काली, जैसे हम क्या करते हैं तोड़ भी लेते हैं और तोड़ के उसमें तुम्हें पता है यहाँ पर कार्बन का ये पेस्ट वेस्ट भी पड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जो कैथोड का काम करता है, कौन, ये जो ग्रेफाइट है वो किसका काम करती है, कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO मैग्नीज ऑक्साइड तथा कार्बन, मैंने बताया था ना कार्बन, इसमें कार्बन भी निकलता है। जैसे कि क्या करते थे, अब तो बेटा स्मार्ट बोर्ड आ गए, उससे पहले व्हाइट बोर्ड थे और व्हाइट बोर्ड से पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को काला करने के लिए क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, सेल को तोड़ा, सेल से जो कार्बन निकलता है उसे घोला और उसको पूत दिया, उससे क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड बन गया। गांव में ऐसे ही होता है। ठीक है, और अभी भी स्कूलों में आप जाओगे, बहुत स्कूलों में व्हाइट बोर्ड नहीं है तो वहां इसी प्रकार से उनको काला किया जाता है, फिर चौक से उस पर लिखा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक, बात समझ में आई। तो देखो कार्बन या चारकोल का गीला पेस्ट भर देते हैं। तो देखो इन तीनों में से कोई एक चीज, या तो MnO2 या कार्बन या आपका MnO2 तथा कार्बन या चारकोल में से कोई एक। ठीक है, कार्बन या चारकोल का गीला पेस्ट भर देते हैं। एनोड तथा कैथोड के बीच के रिक्त स्थान, देखो ये आपका क्या है, ये आपका जो साइड में जो है ये आपका एनोड का काम करता है, ये आपका कैथोड का काम करेगा। तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान है ना, ये वाला जो रिक्त स्थान है, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें इसको भर देते हैं। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान में भर देते हैं को NH4Cl एवं ZnCl2 की लेही पेस्ट से क्या कर देते हैं, उसे भर देते हैं। ठीक है, अब प्रयोग के दौरान, प्रयोग जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो Zn का उपयोग होता है, किसका, Zn जिंक का उपयोग होता है, तथा उस पर छड़ पर जाते हैं, उस पर छिद्र बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो कह रहा है उस पर छिद्र बन जाते हैं। इसी कारण से सेल के चारों ओर स्टील की सील, इसी वजह से देखो मैंने कहा ना कि बेकार हो जाएगा सेल, तो भैया स्टील की परत चढ़ाई जाती है, स्टील की चारों रंग से हम क्या करते थे, सील करते थे, स्टील की सील लगा दी जाती है और सेल से विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। स्टील की परत जो है वो क्या है, वो लगा दी जाती है। अब देखो यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। ठीक है, देखो यहाँ पीतल की टोपी ये ऊपर लगी हुई है, ये पॉजिटिव होता है, आपका कैथोड का काम करता है, ये आपका नेगेटिव, ये नीचे वाला जो है, ठीक है, नेगेटिव, ये एनोड का काम करता है, किसका, एनोड का काम करता है। ठीक है, अब इसमें खाली जगह में मैंने बताया क्या, MnO2 या कार्बन का पेस्ट, गीला पेस्ट जो है वो भर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कागज लगाते हैं, छिद्रित कागज, और उसमें क्या करते हैं, NH4Cl और ZnCl2 की लेई का जो पेस्ट है वो क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ग्रेफाइट कैथोड का काम करता है। बेलनाकार, ये जो दिख रहा है आपको ये साइड में, वो बेलनाकार क्या है, बेलनाकार पात्र जो एनोड का काम करता है। ठीक है, जो कि जिंक का होता है, किसका, जिंक का। यहाँ पर ये जो लगा होता है ना वो जिंक का लगा होता है। और ये ऊपर जो है वो आप स्टील की ही देखो पिच सील क्या कर देते हैं, पिच सील, जैसे भैया आपका सेल जो है वो खराब ना हो, सेल आपका खराब ना हो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, हमारा जो सेल है वो बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी। ये फिगर आप बना लेंगे और यदि आपसे शुष्क सेल पूछा जाए तो ये फिगर आपको बना के आना होगा, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है भाई, अब कैसे कैसे अभिक्रिया होती है, तो देखो एनोड पर क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। आपको पता है जब यहाँ पर Zn है, मतलब Zn है, जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, उस पर क्या गया, धनावेश आ गया। क्या गया, धनावेश आ गया। अब कैथोड की बात करेंगे तो आपका कैथोड पर MnO3 और आपका NH4+, ये आपका NH4Cl लेते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये आयन की फॉर्म में आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और आपका
O3 बन जाता है और अमोनिया गैस और H2O यहाँ पर क्या होता है आपका अपचयन होता है, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। इस प्रकार से आपके एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। अब आपको पूरी सेल की अभिक्रिया लिखनी है तो क्या करना होगा, यह सेल की अभिक्रिया लिखनी है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपका ये हो जाएगा Zn, यहाँ पर ये S प्लस के 2MnO3 प्लस के 2NH4 प्लस एरो लगाएंगे, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस के 2NH3 प्लस के H2। ठीक है, ये आपकी पूरे सेल की अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपके पूरे सेल की, संपूर्ण सेल की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक सभी के बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी सेल अभिक्रिया है। ठीक है, चलो इससे आगे, इसके बाद देखो आपने शुष्क सेल पढ़ लिया, इसके बाद मरकरी सेल पूछा जाता है कि शुष्क सेल किसे कहते हैं, तो आपको शुष्क सेल के बारे में लिखना होगा, सेल बनाना होगा, उसको परिभाषित करना होगा, बताना होगा कि कौन सी चीज क्या है, ये कैसे कार्य करती है, जैसा कि आपको लिखाया गया है, जैसा कि आपको नोट्स में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद मरकरी सेल की हम बात करेंगे। कौन सी, मरकरी सेल की बात करेंगे। यह भी एक विशेष प्रकार की शुष्क सेल है, यह भी एक विशेष प्रकार की शुष्क सेल है जिसका उपयोग लघु वैद्युत यंत्र जैसे घड़ियां, सुनने के यंत्र, कैलकुलेटर या कैमरा आदि में होता है, जिसमें जिंक पात्र एनोड का काम करता है और कार्बन जो ग्रेफाइट की जो छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है। किसका, कैथोड का कार्य करती है। इसमें अंदर की सतह पर छिद्रदार कागज का अस्तर लगा रहता है, जिसमें KOH या आपका HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड की आर्द्रता मिश्रण पेस्ट जो है, मतलब आर्द्रता मिश्रण का मतलब पेस्ट बना देते हैं, उसका वैद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मरकरी सेल में निम्नलिखित सेल की अभिक्रियाएं होती हैं और जिससे हमें क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो छोटा सा सेल आता है ना, आपने देखा होगा, छोटा सा जो सेल आता है वो यही है, वो आपका यही है। यहाँ पर देखो कार्बन की जो ये कैथोड का काम करेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ये आपका अस्तर है, कागज लगा हुआ होगा जिसमें हल्के हल्के से क्या होंगे, छिद्र होंगे। ठीक है, हल्के हल्के से छिद्र होंगे। इसमें जो पेस्ट भरा जाता है वो आपका HgO या KOH का पेस्ट जो है वो भरा जाता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो किसकी परत लगाई जाती है, जिंक की, किसका काम करती है, आपका एनोड का काम करती है, एनोड का काम करती है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनोड पर आपका ऑक्सीकरण जो है वो होता है। ठीक है, और ये क्या, कार्बन कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कार्बन आपका कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एनोड पर अभिक्रिया कैसे होती है। तो एनोड पर आपका जो जिंक है वो 2OH नेगेटिव इसके साथ अभिक्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है, और क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। एनोड पर आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर अभिक्रिया क्या होती है, आपका HgO, आपका जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो जल के साथ H2O उसके साथ अभिक्रिया करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो Hg और आपका OH नेगेटिव यहाँ पर आपका क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका अपचयन। अब संपूर्ण सेल की अभिक्रिया आप लिख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसे काट देंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Zn। यहाँ पर आपका ये H2O से ये देखो ये कट जाएंगे आपका HgO ये आपका हो जाएगा, या आप देखेंगे H2O इधर बन रहा है ना, ये H2O से ये H2O कैंसिल हो गया। ठीक, ये आपका, और ये आपका 2OH, यहाँ से 2OH आपका कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। जो बचेगा वो आप लिख लेंगे Zn, ये आपका HgO, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बचा है, जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, और आपका Hg। ये पूरे संपूर्ण सेल की क्या हो जाएगी? अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पीछे जो अभिक्रिया आपने लिखी एक बार मैं उसको भी देख लूंगा। अब इधर देखेंगे तो यहाँ से कोई ऐसी चीज जो आपस में कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक है, जैसे मानो वहाँ H2 होता है, यहाँ पे H2 वो आपस में कट जाता। ठीक है, ये Zn आपका आयनिक फॉर्म में, वहां पर सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ से ये सब चीजें नहीं कटने वाली है। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपकी क्या हो गई? सेल की अभिक्रिया हो गई। तो मरकरी सेल आपसे पूछे तो ये मरकरी सेल के बारे में आप बता देंगे, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कैलकुलेटर में किया जाता है, घड़ियों में किया जाता है, जो छोटे छोटे जो स्टील वाले जो सेल आते हैं, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताए थे, मोबाइल फोन में, जो बचपन में जैसे मेले में जब आप जाते हो तो वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन आप खरीद के लाते हो, और उसमें जो सिंगिंग वगैरह होती है, जो वाद्य यंत्र जो होते हैं, उसमें भी हम इन्हीं सेलों का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, किन सेलों का? इन्हीं मरकरी सेलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग क्या होता है? ये यूज किए और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? इन्हें फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल कौन से सेल होते हैं? जो एक बार ही यूज में आते हैं, उन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते या पुनः चार्ज करके यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, चलो, या इसके बाद द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं एक बार समझेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। तो देखो, ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है। कैसे? उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है। इनमें उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ शीघ्र अभिक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और अक्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अक्रिय हो जाते हैं, मतलब क्रिया ना करे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों को बाहरी स्रोत के द्वारा पुनः सक्रिय कर लिया जाता है। क्या कर देते हैं? देखो, ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। एक बार यूज कर लिया, उसके बाद पुनः यूज कर लेते हैं। कैसे? कि भैया क्या किया, जैसे मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है ना, हमने क्या किया? चार्जर लगाया, बाहरी स्रोत का काम करेगा, अपने मोबाइल फोन वाली बैटरी में हमने लगा दिया, उसे चार्ज करते हैं। तो ये बाहरी स्रोत हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहरी स्रोत के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? इन्हें पुनः आवेशित कर लेते हैं और पुनः उपयोग में लेके आते हैं। देखो, बाहरी स्रोत के द्वारा पुनः सक्रिय बना लिया जाता है। कैसा बना लिया जाता है? सक्रिय बना लिया जाता है और सेल में प्रयुक्त कर लेते हैं। किसमें? सेल में इसे प्रयुक्त कर लेते हैं, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये पुनरावृत्ति अभिक्रिया सेल भी होते हैं, मतलब इन्हें जो है लेड संचायक सेल के नाम से हम जानते हैं। किसके? लेड संचायक सेल के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि द्वितीयक सेल बता दो, या आप लेड संचायक सेल किसे कहते हैं वो बता दो। ठीक है, तो लेड संचायक सेल आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो भैया आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे लेड संचायक सेल एवं निकल कैडमियम संचायक सेल। इनके दो जो मुख्य सेल हैं, दोनों के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने प्राथमिक में दो सेल पढ़े आपके, एक तो शुष्क सेल और एक मरकरी सेल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे लेड संचायक सेल और निकल कैडमियम संचायक सेल, इन दोनों सेलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल एक बार फिर समझेंगे क्या होते हैं द्वितीयक सेल। ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब ये कैसी अभिक्रिया करते हैं? ये बार बार अभिक्रिया कर लेते हैं, उत्क्रमणीय रेसिप्रोकल होते हैं। इन्हें ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल आप जो पढ़ के आए पीछे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़े हमने, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी हम इन्हें कहते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उच्च विद्युत ऊर्जा के पदार्थ होते हैं, मतलब क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। कब ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? कब करते हैं? जब अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं होती है, ये विद्युत धारा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बात। और भैया इन्हें हम दोबारा सक्रिय कर लेते हैं। कब? जब हम कोई बाहरी स्रोत के माध्यम से हम उसे क्या कर लें? सक्रिय कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया, मोबाइल की बैटरियां। ठीक है, अच्छा, और कौन? और आपके जो इन्वर्टर में जो बैटरा जो लगे होते हैं वो भी आपके वही होते हैं। ठीक है, चलो, यह बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे क्या होता है पहला इसका टाइप। तो ये है आपका लेड संचायक सेल या लेड संचायक बैटरियां। ठीक है,
इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल्स, कहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब आपको जो व्हीकल्स जो होते हैं ना, हाँ आपकी जो गाड़ियां जो होती हैं ना, गाड़ी, कार, बाइक, सेल्फ से स्टार्ट कर लेते हो ना, सेल्फ से कर लेते हो कि नहीं कर लेते, हाँ तो वहीं इसका उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल्स स्वचालित वाहन, मतलब जिनमें सेल्फ दिया और चालू हो गया, आपका व्हीकल चालू हो गया, तो वहां हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, लेड संचायक सेल का, में उपयुक्त होने वाली बैटरियां में किया जाता है। यह सेल शक्ति के शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। किसके, पावर, क्या, पावर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। देखो, एक सीसा संचायक बैटरिया का विभव जो होता है एक का, वो 6 से 12 वोल्ट होता है। कितना होता है, 6 से 12 वोल्ट होता है। जो आपकी जो अब वो चल रही है ना स्कूटी जो चल रही है बैटरी वाली ना, उनकी जो बैटरी आप देखेंगे ना, कई सारी बैटरी वो सीरीज में लगा देते हैं और फिर कह देते हैं कि हाँ अब ये इतना बैकअप दे देंगी। तो आप एक बैटरी की पूछेंगे ना कि भैया ये कितने वोल्ट की है, इसका विभव कितना है, तो वो बताएगा तुम्हें कि भैया 6 की या 12 की। वो 6 से या 12 के बीच में ही होंगी। आप पूछेंगे तो, क्योंकि मैंने एक लड़के से या एक मिस्त्री से मैंने पूछी थी, तो उसने बताई कि भैया 6 वोल्ट की होती है एक, तो उन्हें सीरीज में लगा देते हैं, जिससे ये अच्छा खासा जो है एवरेज देती हैं और हम इन्हें व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 से 6 संचायक सेलों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। किसमें, एक सीरीज में श्रेणीबद्ध रूप में इन्हें क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये है ना, ये आपका मानो बैटरा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। ये आपका एक एनोड है, जो व्हाइट कलर का वो एनोड है, और जो ब्लैक कलर का वो आपका कैथोड का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, तो 3। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1, और यहाँ से यहाँ तक ये, कितने, टोटल 3 बन जाएंगे। तो 3 को या 3 से ज्यादा भी हम इन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा भी हम, और किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से लगातार क्रम में जुड़ी हुई है सीरीज में। ठीक है, ये आपकी सीरीज में। बात क्लियर हुई। जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आगे आ गया, फिर ये आ गया, फिर आ गया, ये है, ये तो आपका जैसे सीरीज हो गया। ऐसे ऐसे आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये क्या है आपका, लगातार ये सीरीज। और आपका समांतर क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये आपका समांतर होता है, ये आपका सीरीज होता है। ठीक है, समांतर और सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। ये सीरीज में लगा हुआ, किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अब इसमें देखो ये जो व्हाइट कलर मतलब जो एनोड पे, एनोड आपका लेड, ठीक है, लेड, और आपका इसमें जो भरा हुआ है, जो मतलब आपका जो ब्लैक जो है, ब्लैक वो आपका क्या है, लेड डाइऑक्साइड, क्या, लेड डाइऑक्साइड। और इसमें जो भरा जाता है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कौन सा अम्ल जो है बैटरियों में हम उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं H2SO4 है, H2SO4 कौन सा, डायलूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। एमसीक्यू प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू प्रश्न में पूछा जाता है। कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं ना, उन एग्जामों में पूछा जाता है कि ये बताओ बैटरियों में निम्नलिखित में से किस अम्ल को डाला जाता है, तो वो डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है। तो ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें उपयोग में लाया जाता है, डायलूट सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखो समझेंगे। ठीक है, इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट, इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट, एनोड प्लेट किसका, एनोड का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इस स्पंजी जो लेड की जो प्लेट है वो किसका काम कर रही है, आपका एनोड का कार्य कर रही है। किसका, एनोड का कार्य कर रही है। लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी, जो लेड ऑक्साइड की जो परत चढ़ी है जिन पे, ठीक है, ये ब्लैक कलर वाली जो है ना, लेड ऑक्साइड की प्लेट कैथोड के रूप में प्रयुक्त है। किसके रूप में, कैथोड के रूप में, किसके रूप में, कैथोड के रूप में जो है वो प्रयुक्त की गई है। अब वो कह रहा है 38% सांद्रता वाला H2SO4 कितनी सांद्रता वाला, 38% उसकी क्या हो, सांद्रता हो। ठीक है, वो वाला H2SO4 हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में
जिसका घनत्व कितना है, वो 1.3 ग्राम सेंटीमीटर होता है, वैद्युत अपघटन के रूप में लेते हैं। और सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से क्या है, वो होती है कि नहीं होती। हम बैटरी में क्या करते हैं, पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, हाँ ऐसे ही, ठीक है। तो अम्ल की पूछी जाए तो आप कौन सा बताएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो एनोड पर ये आपका लेड है, ये आपका लेड है, सल्फेट आयन के साथ, क्योंकि H2SO4 किस में टूटेगा, किस में टूटेगा, 2H+ में टूटेगा, और सल्फेट आयन में टूटेगा, किसमें, सल्फेट आयन में टूटेगा आपके में। तो देखो सल्फेट आयन के साथ जलीय विलयन में वो सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वहां क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ये बात आप जानते हो कि जहां पर एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, एक साथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब कैथोड पर आपका, क्योंकि आपको पता है लेड ऑक्साइड किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। किसका, कैथोड का काम करता है। वो सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करेगा और H+ आयन के साथ अभिक्रिया करेगा और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा जो त्यागे गए थे। तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बनाएगा और 2H2O जल बनाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। और संपूर्ण सेल की अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप Pb लिख देंगे SO। अब देखो SO4 कितने हैं, SO4 एक तो ये रहा आपका, ये रहा, और 4 ये रहे, तो ये आपका क्या बन जाएंगे, ये आपका 2H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2SO4। क्योंकि देखो एक SO4 ये रहा, एक SO4 ये रहा। अब इसके लिए 4H+ चाहिए, क्योंकि एक SO4 के लिए 2H+ चाहिए भाई, एक SO4 के लिए 2H+ चाहिए, तभी तो हमारा क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो आपका H2SO4 जो है वो बन जाते हैं कितने, 2 मोल बन जाते हैं इनको मिला करके। ठीक है। अब इधर वाली साइड आ जाओ, इधर वाली साइड आपका ये लेड सल्फेट बना, ये बन गया, तो 2 मोल लेड सल्फेट आपको मिल जाएगा, 2 मोल लेड सल्फेट मिल जाएगा और जल, और आपको जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको जल प्राप्त हो जाएगा। यही आपकी क्या है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। यही आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। बात समझ में आई होगी, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करेंगे, हमने प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों के बारे में पढ़ा। प्राथमिक बैटरी वे बैटरी होती हैं जिनका उपयोग सिर्फ हम एक बार ही कर पाते हैं, मतलब वे अनुत्क्रमणीय होती हैं। और द्वितीयक बैटरी वो उत्क्रमणीय होते हैं, उनका उपयोग हम बार बार करते हैं, हम पुनः आवेशित कर लेते हैं। जैसे मोबाइल फोन की जो आपकी इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वो। अच्छा, प्राथमिक में मैंने उदाहरण आपको बता दिए, जो टीवी के लिए जो हम सेल डालते हैं, या दीवार घड़ी के लिए जो सेल डालते हैं। ठीक है, या आपकी छोटी वाली जो हैंड वॉच जो होती है, ठीक है, उसमें जो सेल डालते हैं, उन सब में जो सेल का उपयोग करते हैं वो आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जिनको हम एक बार ही यूज करते हैं, उसके बाद यूज नहीं कर पाते। जिन्हें हम एक बार से ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे मोबाइल वाली और आपके इन्वर्टर जो बैटरी वाली जो है। ठीक है, ये आपकी द्वितीयक बैटरियां कहलाएंगी। कौन सी, द्वितीयक बैटरियां कहलाएंगी। प्राथमिक बैटरी में भी हम 2 टाइप पढ़ के आए हैं और द्वितीयक में भी 2 टाइप पढ़ के आए हैं। तो प्राथमिक में हमने पहला टाइप कौन सा पढ़ा था, शुष्क सेल पढ़ा था, ड्राई सेल पढ़ा था। इसके बाद हमने मरकरी सेल को पढ़ा था। ठीक है, मरकरी सेल किसमें, प्राथमिक सेल में। इसके बाद हमने द्वितीयक सेल पढ़ा। द्वितीयक सेल में आपका सबसे पहले हमने पढ़ा लेड संचायक सेल। कौन सा, लेड संचायक सेल। ठीक है, अब उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। और दूसरा वाला हम जो पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल। कौन सा, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, तो आज आपकी जो बैटरी है वो लगभग सभी खत्म हो जाएंगी और लगभग चैप्टर भी तुम्हारा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या क्या विशेषता होती हैं, तो इस सेल को
इस सेल को बार बार उपयोग में किया जा सकता है, बिल्कुल। इनकी जो दक्षता, जो एफिशिएंसी होती है बहुत अधिक होती है, 80%, क्योंकि मैंने बताया था कि 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज की नहीं होती है। इनकी कितनी होती है? 80%, 80% इनकी एफिशिएंसी मतलब दक्षता होती है। इस सेल की आयु 2 से 5 साल तक होती है। तभी तो इन्वर्टर वाले जो बैटरा जो आपके आते हैं ना, जो दुकानदार कहता है कि जी 2 साल की गारंटी है ना, अब वो तुमको पागल बनाता है। 2 साल की गारंटी है, हाँ, अब ये 5 साल की कर दो, तो ठीक है 2000 रुपये 4000 रुपये ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि पता है एक जो बैटरी होती है ना, एक जो बैटरी होती है उसकी एज जो होती है वो 2 से 5 साल ही लाई करती है। वो एक आध ही पीस ऐसा आता है जो पहले जल्दी खराब हो जाए, लेकिन अधिकतर पीस जो है वो आपका 5 साल लगभग चलते ही चलते हैं। आप देखते होंगे आपके घर पे जब बैटरा लगाया जाता है तो उसका वो कम से कम 4 से 5 साल आराम से चलता है, आराम से चलता है। अब उसे पता है कि भैया मैं क्या करूंगा, मान लो कि मैंने 100 कस्टमरों को वो बैटरा भेजा, अब उसमें से मुश्किल से 2-4-5% मानो 5% लोगों के खराब हो गए, वो लौटा देगा। अब उससे जब उसने प्रत्येक व्यक्ति से क्या लिए, 5000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, वो वारंटी बढ़वाने के, वो कितनी कमाई कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बहुत ज्यादा है। तो भैया उनका बैकअप इतना ही होता है, उतना ही होता है, ठीक है। तो आप समझेंगे कितना बैकअप होता है, 2 से 5 साल। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताओ, ये एमसीक्यू प्रश्न में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि जो आपके जो सेल जो होते हैं, आपकी जो बैटरियां जो होती हैं, उनकी जो अवधि जो है, समय अवधि कितनी होती है। उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, या मतलब जो भी आपके पास ऑप्शन दे रखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक क्या करना होगा, 2 से 5 के बीच में जो लाई करेगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसके बाद आपका लास्ट, जो कि हम सेकेंडरी सेल पढ़ रहे थे भैया, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेल हम पढ़ रहे थे। द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियों में लास्ट आपका टॉपिक है वो आपका निकल कैडमियम संचायक सेल, जिसे हम निकेड सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? निकेड सेल के नाम से भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। इस सेल को भी पुनः आवेशित किया जा सकता है। यह सेल कैडमियम धातु का एनोड और निकल धातु ऑक्साइड आपका जो है वो युक्त धातु ग्रेड कैथोड प्रयुक्त होता है। मतलब आपका जो निकल जो है ना वो एनोड का कार्य करता है, और आपका जो कैडमियम जो है वो धातु की ग्रेड बना दी जाती है। अब ये ग्रेड क्या होती है इसको भी समझ लेंगे, ठीक है, इसको भी हम समझ लेंगे। वो आपके कैथोड का कार्य करती है। किसका? कैथोड के का कार्य करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत अपघटन KOH, क्या वैद्युत अपघटन KOH विलयन में इन्हें क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। किसमें डुबोया जाता है? KOH में डुबोया जाता है। देखो एक बात ध्यान रखना, वो बात मैंने आपको बताई है, वो क्या, अम्ल की पूछे तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल ही याद रखना पूछता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने कौन सा लिया? KOH लिया, KOH क्षारीय लिया, अम्ल नहीं है ये, क्या है? क्षारीय है, ठीक है। जो OH नेगेटिव आयन दे वो क्षारीय होता है, ठीक है। जो H+ आयन देता वो आपके अम्ल होते हैं, वो आपके अम्ल होते हैं। तो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है। आपका जो CD है, कैडमियम जो है वो OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में जो आपका OH जो है उससे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां पर ऑक्सीकरण। तो ये बात तो आपको दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छिप गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे वहां पर ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वहां पर अपचयन होता है। वहां पर आपका अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कैथोड पर अभिक्रिया होती है निकल ऑक्साइड, मैंने बताया था निकल ऑक्साइड किसका काम करता है? आपका कैथोड का कार्य करता है। कैथोड जो है वो किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो क्या बनाता है? निकल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? निकल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अपचयित कर देता है। मतलब भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब आप देखेंगे संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखना आप जानते ही हो, तो क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को
उड़ा देंगे। ये इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया, ये कैडमियम लिख दिया, निकल ये लिख दिया, अब H2O, ये H2O आपने लिख दिया। अब ये आपका 2OH नेगेटिव, क्या 2OH नेगेटिव। देखो आपका ये 2OH नेगेटिव यहाँ पर भी है, और देखो यहाँ पर भी है 2OH नेगेटिव, हट जाएगा। अब क्या रह जाएगा आपका, ये रह गया इधर, तो देखो ये लिख दिया कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका निकल हाइड्रोक्साइड, ये आपका मिल गया। तो ये आपकी क्या हो गई, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो गई। ये आपके संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो गई है। बात क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एक अच्छे विद्यार्थी के यही लक्षण होते हैं कि वो अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करता है। क्योंकि देखो आप जो है लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे, इधर उधर से पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप उसको लिखने की बारी आएगी ना, तो आप कहीं लिखने में मिस्टेक करेंगे, कहीं आप भूल गए तो आपका रिदम बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से ना आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा, और वो भी लिख के जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, और आपको चीज़ आराम से रिकॉल होने लगेंगी, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि कहावत है, आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, हाँ। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है वो और अच्छा बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको सोना बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तपना होगा। यदि आपको सोना बाबू वाला सोना बनना है तो फिर तो बेटा कुछ नहीं होने का। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं होने का। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। निकल कैडमियम सेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो ईंधन सेल के बारे में हम बात करेंगे। ईंधन सेल क्या होता है, तो देखो ईंधन सेल, ये इसका बहुत ज़्यादा उपयोग और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सभी चीज़ें आने वाली हैं। ईंधन सेल, जैसे कि देखो हम हाइड्रोजन को ना ईंधन सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको, हाइड्रोजन को ईंधन सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं। हाइड्रोजन गैस से हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और हम उसका बहुत ज्यादा क्या कर पाएंगे, क्योंकि देखो जीवाश्म ईंधन जो है एक समय तक रहेंगे, इसके बाद ये खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमें एक नए स्रोत की तरफ जाना चाहिए, एक नए ईंधन की तरफ जाना चाहिए, तो वो आपका हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो आपके अभी स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन हर एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। वो आपके महाराष्ट्र मुंबई में जो है वो आपके चल गए हैं। आपके जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने बताया है कि हम हाइड्रोजन, भविष्य का जो ईंधन माना गया है वो हाइड्रोजन माना गया है। कौन, हाइड्रोजन माना गया है, और उसी से जो है आगे जाकर के हम व्हीकल्स जो है वो चलाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये सेल देखो सिस्टम क्या है, तो कितनी चीजें आने लगी हैं। पहले क्या करते थे, पहले कोयला और भाप के इंजन हुआ करते थे, कोयला और भाप। उसके बाद डीजल पेट्रोल आपकी आई कि नहीं, डीजल पेट्रोल आई। अब डीजल पेट्रोल के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ईबी व्हीकल्स आ गए। अब इसके बाद भी और क्या आ रहे हैं आपके, ये हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन गैस चलने वाले। देखो ये सेल प्राथमिक सेल के समान ही होते हैं। जैसे आपके प्राथमिक सेल होते हैं ना, ऐसे जैसे प्राथमिक सेल कैसे होते हैं कि एक बार उपयोग कर लिया, अब जो हाइड्रोजन गैस हमने उपयोग कर ली ना, अब क्या वो दोबारा आ जाएगी, नहीं आएगी। आ जाएगी, नहीं आएगी। जो पेट्रोल हमने यूज कर ली एक बार, क्या वो दोबारा वापस आ जाएगी, नहीं। बहुत सारी सालों में जाकर के जीवाश्म ईंधन से हमें पेट्रोल वगैरह प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन पर डे क्या हो रहा है, इनका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये कुछ समय बाद कम हो जाएंगे। इनकी मतलब ये क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी जो है दिक्कत करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है जब संख्या बढ़ती जाएगी तो भैया आदमी जो क्या करेगा, मिलावट करेगा, इम्प्योर चीजें देगा, और वो दिक्कत करेंगी। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं के प्राथमिक सेल के समान होते हैं। इन सेलों का उपयोग कई ईंधन के दहन के रूप में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित के लिए किया जाता है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, ईंधन सेल का। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसके बारे में हम समझेंगे किस प्रकार से ये काम करता है। देखो इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम के
छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, किसके? कार्बन या टाइटेनियम के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, जो पीटीएजी या कॉपर ऑक्साइड आदि के द्वारा संचेचित होते हैं। अर्थात इन पर पीटीएजीसीयूओ कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है? परत चढ़ी होती है, जो इलेक्ट्रोड को एनोड व कैथोड के बीच में वैद्युत अपघटन, जो देखो यहाँ पर ये बना हुआ है ना, ये देखो जल भरा हुआ है, ये आपका एनोड है, ये वाला पोर्शन, ये आपका कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये संधारित, देखो यहाँ पर ये कार्बन, और यहाँ पर देखो ऐसे ये जो बनी हुई है, ये कार्बन की क्या है? कार्बन की छड़ है, देखो ये लिखी हुई, एनोड का काम वो करेगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलेगी, ठीक है। तो NaOH या KOH का सांद्रण विलयन भरा रहता है, जो वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। किसका? वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। H2 एवं O2 गैस को सांद्रण इलेक्ट्रोड में से वैद्युत अपघटन के विलयन में भेजा जाता है। इसमें H2 और हाइड्रोजन गैस को एनोड तथा O2 मतलब ऑक्सीजन गैस को कैथोड की ओर प्रवाहित किया जाता है, और ये गैस बुलबुले के रूप में से छिद्रित इलेक्ट्रोड के ऊपर उठती हैं, जिसमें निम्नलिखित इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार से क्या है? अभिक्रियाएं करते हैं, और अभिक्रियाएं जो हैं वो होती हैं, और हमें ऊर्जा जो है वो प्रदान होती है। क्या? हमको ऊर्जा जो है वो प्रदान हो जाती है, ठीक है। बात क्लियर हुई? देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। एनोड पर अभिक्रिया, देखो जल है, जल के साथ अभिक्रिया होगी, OH नेगेटिव आयन जो हैं वो होंगे एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन में। तो H2O ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ऑक्सीकरण हुआ। O2 के साथ अभिक्रिया हुई, H2O उसमें मौजूद ही है, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, हाइड्रोक्साइड आयन बने, वहां पर आपका अपचयन हो गया। सेल की संपूर्ण अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे आपका ये H2 और O2 अभिक्रिया करके क्या बनाते? 2H2O संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये आपकी संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये आपकी संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो जाती है। आप ये सेल की अभिक्रिया इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी। चलो, तो ये बात आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ईंधन सेल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि लगभग ये चैप्टर आपका लगभग खत्म होने वाला, खत्म ही कर देंगे क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है। तो इसी लेक्चर में भैया हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे, थोड़ी सी क्लास आपकी बड़ी हो जाए। तो देखो, ईंधन सेलों की विशेषताएं, ऊर्जा का सतत स्रोत, ईंधन की लगातार पूर्ति करने पर लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, इसलिए ईंधन सेल की आयु लंबी होती है, और समय के साथ साथ सेलों की वोल्टता में कोई कमी नहीं आती है ना। इनकी जो सेल में कोई कमी नहीं आती है। जो ईंधन सेल के ये फायदे हैं कि एक तो प्रदूषण नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो सेल हैं, जैसे कि अब आपको बता दें, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी जो होगी और इम्प्योरिटी डाल करके आप जो है व्हीकल चलाएंगे तो इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि उस पर लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहा है ईंधन सेल की आयु लंबी होती है, और समय के साथ साथ इन सेलों की वोल्टता में कोई कमी नहीं आती है, औरों में कमी आने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रदूषण मुक्त कार्यशैली, प्रदूषण भी नहीं करते ये सेल, प्रदूषण मुक्त होते हैं क्योंकि इनमें हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इनमें केवल जल प्राप्त होता है, या केवल जल बन जाता है, ठीक है, जल। इसके बाद वो कह रहा है इनकी दक्षता, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, इनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इनकी दक्षता उच्च, लगभग 75 से 85% तक इनकी दक्षता होती है, जिसमें 95% तक बढ़ाया जा सकता है। इनकी एफिशिएंसी को 95% तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है ईंधन सेलों की को, ठीक है। अब पढ़ेंगे संचारण। संचारण टॉपिक बार बार आप पढ़ते हुए आए, छोटी छोटी कक्षाओं से आप जो है संचारण को पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है संचारण? एक बार देखेंगे। संचारण धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिक जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट के परिवर्तन के कारण क्षय होना संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है?
जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 10th में कि जैसे लोहा है ना, लोहे को हम आर्द्रता, नमी या अम्ल की उपस्थिति में, मतलब जब अम्ल वहां पर उपस्थित हो उसके साथ जब वो अभिक्रिया कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो संक्षारित होने लग जाता है। तो ऐसे यहाँ पर वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे वो किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट या सल्फेट आयन के साथ, इनके साथ क्या हो जाती है, धीमे धीमे वो क्षय होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। उसी को हम क्या कह देते हैं, संक्षारण जो है वो कह देते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर की सतह देखो कैसी हो जाती है, हरे रंग की। कॉपर पर कैसे, कॉपर की सतह पर हरे रंग की जंग लगना, ठीक है, हरे रंग की जंग लगना, ठीक है। धातुओं की चमक का धीरे धीरे नष्ट होना, ठीक है, धातुओं की चमक जो है वो कम भी तो हो जाती है, होती है कि नहीं होती। जैसे आपका ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है, ये आपका जब लोहे पर जो जंग लगती है उसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपका ये Fe आपका क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करता है और आपका ये बन जाता है, ठीक है, आपका ये बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर यह अभिक्रिया लिखी हुई है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी डलवा दिया है, इसे आप देख भी लेंगे। और ये बात ना आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, का क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। संक्षारण आप ये टॉपिक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके बारे में, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं संक्षारण को, तो देखो वायु तथा नमी की उपस्थिति। वायु और नमी की उपस्थिति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जल्दी लोहे पर या किसी पर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। धातु की सक्रियता, जितना ज्यादा धातु सक्रिय होगा उतनी जल्दी अभिक्रिया कर लेगा और वो क्या है, जंग पकड़ने लग जाएगा, ठीक है, संक्षारित होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैद्युत अपघटन की उपस्थिति, वैद्युत अपघटन की उपस्थिति हो वहां पर, तब भी जो है वो संक्षारित होने लग जाएगा। हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति, हाइड्रोजन आयन मतलब अम्ल की उपस्थिति, ठीक है, और अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज मतलब उसमें अशुद्धियां ज्यादा होंगी तब भी वो जो ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, अभिक्रिया कर लेगा और वो संक्षारित हो जाएंगे। इसके बाद इसको रोकने के उपाय, इसको रोकने के उपाय, तो इसको क्या क्या रोकने के उपाय हैं कि देखो लोहे पर हम क्या कर देते हैं, उस पर जिंक की परत मतलब जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या है लोहे पर जंग ना लगे और उसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज बोल देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोल देते हैं। क्या कहते हैं, पूछी जाती है, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। लोहे के ऊपर टिन की परत भी क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती है और उसको क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं। देखो लोहे पर जब टिन की परत चढ़ा दी जाए तो उसे टिनिंग बोलते हैं, जिंक की चढ़ाई जाए तो उसे गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजिंग। निकेल और क्रोमियम कॉपर आदि वैद्युत लेपी करके, ठीक है, निकेल की चढ़ा दो, क्रोमियम की चढ़ा दो, ठीक है, इनकी हम वैद्युत लेपन कर देंगे तब भी उन्हें हम रोक सकते हैं संक्षारित होने से। सतह को गर्म करके तथा उस पर पानी या भाप प्रवाहित कर उसमें से लोहे के ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या है कि जब देखो लोहे की जो सतह होती है ना उसे गर्म करके और उस पर भाप का पानी जो है वो प्रवाहित करा देंगे ना तो उस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगेगी या वो संक्षारित नहीं होगा, ठीक है। लोहे की सतह को पिच कोलतार आदि से लेप कर, हम क्या कर दें, उस पर कोलतार लगा दें। क्या लगा दें, कोलतार। जैसे कि आप देखते होंगे कि क्या करते थे पहले समय पे ना लोग, कोलतार का मतलब कोलतार तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होता है, गाढ़ा होता है कहने का मतलब, तो हम क्या करते थे उसमें तेल मिला करके उसे पतला करके ना हम गाटरों पे बोलते हैं ना, गाटर पे हमें ब्लैक कलर का क्या करना है, पेंट करना है, मतलब उसे कोलतार ही कह देते थे। किस वजह से, क्योंकि वो जंग ना लगे, इसी वजह से तो करते थे ना। वहां पर हम कह देते थे कि ये 10th क्लास में पेंट करके, यहाँ पर क्या कह देते हैं कि लोहे की पिच कोलतार का मतलब एक काले काले कलर का सा पतला सा, जैसे कि आपको काला पेंट आता है ना, वो कर देते हैं, ठीक है। अब पहले उस समय ना पुराने वाले समय में लकड़ी के डाले जाते थे ना, बरगा बोलते थे, बरगा, ठीक है, उन पर किया जाता था, ये उन पर किया जाता था क्योंकि वो नष्ट ना हो, वो बेकार ना हो, ठीक है।
हाँ, तो ये जंग वगैरह से, लकड़ी पर भी ना, अब लकड़ी पर भी वो करते थे, अब हम किस पे लग करने लगे, अब लोहे के आने लगे गाटर, तो उन पे करने लगे, सीधी सीधी बात है। अब देखो ये सब जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है और इससे बेस्ट तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बैच को परचेज करना होगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका कंटेंट आपको चाहिए, तो भैया जो आपको ये क्लासेस चल रही हैं इसका कंटेंट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी क्लासेस चल रही हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेंगी, तो वो मिलेंगी बेटा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी फॉर फ्री स्टडी मटेरियल। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वहां पर हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 12 का जो टाइमिंग है यूट्यूब पर क्लास 12 के लिए जो टाइमिंग है वो है 8 से 9। कौन सा, 8 से 9 PM डेली जो है वहां पर आपको NCERT न्यूमेरिकल सीरीज कराई जाती है। NCERT न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज। ये आपकी कॉन्सेप्ट सीरीज चलती है सुबह 6 बजे डेली, सुबह 6 बजे डेली। यहाँ पर NCERT कॉन्सेप्ट सीरीज, शाम को NCERT न्यूमेरिकल सीरीज। NCERT के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैच को परचेज करेंगे। क्लास 11th के लिए अर्जुना बैच है और क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच है। कौन सा, लक्ष्य बैच है। यदि आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने का, आप भी इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले हैं। लाइव, रिकॉर्डेड, रिवीजन, 3 बैच आपको दिए जाएंगे। 3 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको विद वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 10 मॉक टेस्ट और 1 शॉट रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी मात्र और मात्र 1875 रुपये में। इसमें सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मात्र और मात्र 1875 रुपये में मिलने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक आपको प्राप्त करने हैं या उससे अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ें पढ़नी है, तो अब जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, बैच में एनरोल करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। चलो अब सर कैसे करेंगे, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पर आप सर्च करेंगे पाठशाला, क्या सर्च करेंगे, पाठशाला 247, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे और इस प्रकार का लोगो आपके सामने आ जाएगा, उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और आप जिस क्लास के विद्यार्थी हो, जिस क्लास के आप विद्यार्थी हो, उसका बैच जो है वो क्या कर लेंगे, आप परचेज कर लेंगे, ठीक है, बाय नाउ कर लेंगे। यदि बाय करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर क्या है, 800-683-8485, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथी मित्रों के साथ ऐसे ही क्लास को क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।